हाँ तो बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अनिल शुक्ला आप लोगों के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 1 जुलाई है और हमारा वैसे नया सत्र प्रारंभ हो रहा था, लेकिन इस कोरोना संकट के कारण हम लोग यानी बच्चे अभी भी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग अभी भी लगातार वीडियो देखते रहें और मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारे जितने सहयोगी मित्र हैं सभी आप लोगों को बराबर, गणित के अलावा भी कुछ हमारे सहयोगी मित्र हैं, इंग्लिश, हिंदी आदि में आप लोगों को बराबर सहयोग देते रहेंगे। और आज का जो नया टॉपिक है वो है वृत्त यानी सर्किल। आज का ये टॉपिक वृत्त सर्किल मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहा हूं, यानी आपको सर्किल का बिल्कुल इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सर्किल की मेन चीज़ें क्या हैं, सर्किल से संबंधित जितनी डेफिनेशन है मैं उनको बताऊंगा। आप बिल्कुल क्लास 6th लेवल या जो भी बच्चा जिसने सर्किल एक भी बार नहीं पढ़ा है, इस वीडियो को यदि वो देख लेंगे तो सर्किल उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखते रहेंगे, निश्चित ही आपको सर्किल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या सर्किल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको सब कंप्लीट हो जाएंगी। पहले तो हमें चलते हैं कि वृत्त यानी सर्किल क्या है, ये सोचते हैं। वैसे आप लोगों ने अपने घरों में देखी होंगी कि वृत्ताकार आकृतियां, जैसे आप कहेंगे कि जिसमें माता जी रोटियां बेलती हैं वो वृत्ताकार टाइप में होता है। और भी कई उदाहरण आप लोग बता सकते हैं सर्किल के रूप में, ठीक है। लेकिन सर्किल है क्या? सर्किल एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से, यानी हमने निश्चित बिंदु ले लिया O और निश्चित दूरी ले ली OA। अब इस बिंदु से जो ये असंख्य बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर के जो ये बिंदुओं का बिंदु पथ है, ये हमारा वृत्त है। और इन सभी बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव एक समान होगी, चाहे हम इधर आ जाएं OB, चाहे इधर आ जाएं OC। तो इन सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ है ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होगा। तो ठीक है, तो इसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है, वृत्त कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है आप लिख लीजिए। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी सर्किल की, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। यानी समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी या समान दूरी पर सभी बिंदुओं का जो ये बिंदु पथ बना, ये जो सभी बिंदु एक जो बिंदु पथ बना रहे हैं, ये हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक, राइट, समझ गए। समतल में एक निश्चित बिंदु समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब जो ये निश्चित बिंदु है, ये वृत्त का क्या कहलाता है? ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। और इस निश्चित बिंदु से और समान दूरी पर वृत्त पर स्थित बिंदु एक, यानी OA क्या हो गई? OA हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस, ठीक, राइट। और ये हमारा सेंटर
ये वो वृत्त का सेंटर हो गया। और यदि हम इसी वृत्त के केंद्र को दोनों ओर मिला दें, माना कि बी बिंदु तक हमने मिला दिया, इसी के विपरीत हमने ओ बिंदु से और वृत्त तक एक रेखा खींच दी, तो ये भी हमारा वृत्त का क्या बन गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, इसे हम डायमीटर भी कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में क्या संबंध है। क्योंकि यहां से बिंदु ओ से ए की दूरी और बिंदु ओ से बी की दूरी ये क्या है, समान है। यानी वृत्त के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, तो ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है। ठीक है, तो अगर हम ए बी को देखें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। यानी अगर हम इसको वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर हम इसको एक कह लें कि वृत्त का व्यास बराबर ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। ठीक है, और ये पूरा टोटल क्या है, डायमीटर है, डी है। तो डी बराबर क्या हो गया, व्यास बराबर हो गया 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या कह लो कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और इसी को यदि हम संबंध बना लें तो त्रिज्या, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2 गुणे रेडियस। ठीक है, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, या रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम इसके बाद और आगे चलते हैं और आज के वीडियो में वृत्त से संबंधित लगभग जितनी डेफिनेशन है इस इंट्रोडक्शन में हम पूरी करवा देंगे। अब वृत्त के अंतः तथा बाह्य क्षेत्र, जैसे एक ये सर्कल बना है, यानी इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन ऑफ सर्कल, यानी जैसे हमारा ये सर्कल बना है, राइट। अब इस सर्कल का ये तो हो गया हमारा सेंटर ओ। ठीक है, अब माना कि इस वृत्त के ये कुछ हम पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो है P Q R S और ये K L M N। ठीक है, इस सर्कल के अंदर भी कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, बिंदु O के अलावा। O हमारा सेंटर है, O के अलावा आपको बिंदु P Q R और S दिखाई दे रहा है, और तथा वृत्त के बाहर K L M और N बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो जो बिंदु P Q R है, यानी P Q R S, ये जो है ये चारों बिंदु आपके वृत्त के इंटीरियर रीजन यानी वृत्त के अंतः क्षेत्र में स्थित हैं। वृत्त के अंतः क्षेत्र में स्थित हैं कौन बिंदु? बिंदु P Q R S। ठीक है, अब बिंदु K L M N, यानी बिंदु K L M और N, K L M और N, ये आपके सर्किल के एक्सटीरियर रीजन
यानी वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो इस परिधि क्षेत्र के अंदर जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा सर्किल का इंटीरियर रीजन, और जो वृत्त के बाहर जो बिंदु है ये कहलाएगा एक्सटीरियर रीजन। ठीक, राइट। तो इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और अब हम आगे के बिंदु पर चलते हैं, यानी परिधि, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्किल की परिधि क्या कहलाती है? तो अभी आपने वृत्त के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर और उसके द्वारा चले हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और अब आती है परिधि। परिधि क्या है? परिधि जो है वृत्ताकार केंद्र के, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। वृत्ताकार जो ये घेरा है, यहां से हम चले जैसे, और वृत्ताकार घेरे के इस परिमाप को या बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, और इन बिंदुओं द्वारा जो ये रास्ता यानी बिंदु पथ बनाया गया, तो उसको हम परिधि कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो बहुत सरल है। वृत्ताकार, जो ये वृत्ताकार घेरा दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को परिधि कहते हैं। ठीक है, राइट है ना? आप तो नहीं ध्यान भूलेगा। यानी वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अरे वही है जैसे वर्ग में आपने देखा होगा कि ये चारों भुजाओं का जो योग है, ए बी सी डी है जैसे एक वर्ग, तो ये चारों भुजाओं का योग जो है परिमाप कहलाता है। इसी प्रकार से समझ लो कि वृत्त की परिमाप वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, वृत्त की परिमाप उसकी वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिमाप क्या है? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक संबंध होता है, जैसे हमने अभी बताया था कि परिधि और व्यास के अनुपात को हम, एक संकेत होता है, नेतांक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। और इसकी अभी व्याख्या अभी आगे पढ़ेंगे। पाई का मान वैसे क्या होता है? पाई का मान 22/7, या दशमलव में से हम 3.14 भी कहते हैं। पूरा नहीं है, लेकिन 3.14 लगभग है। लेकिन कोई भी वृत्त हो, ठीक है, कोई भी सर्किल हो, यदि परिधि और व्यास चाहे वो जितने सेंटीमीटर का हो, चाहे 10 सेंटीमीटर का हो, चाहे 5 सेंटीमीटर का हो, वृत्त की परिधि और व्यास का यदि अनुपात निकालेंगे तो उसका सदैव मान 22/7 ही आएगा। इस 22/7 को हम क्या कहते हैं? संकेत में पाई कहते हैं। अब जैसे इसी को यदि हम सॉल्व करें तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। जे इधर व्यास है ना, तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? पाई के साथ गुणा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर हमने अभी बताया कि 2 गुणे त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या को हम कैसे निरूपित करते हैं? आर से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ त्रिज्या की जगह आर रख दिया। तो इसको यदि हम सही क्रम में लिखें तो 2, क्योंकि संख्यात्मक मान आगे लिख लें, 2 पाई आर। तो परिधि का सूत्र क्या बन गया? अगर त्रिज्या दी गई है तो परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर, और अगर व्यास दिया है तो परिधि बराबर हो गया पाई गुणे व्यास। तो है ना मैजिक? ठीक है, अभी तक आप लोग पाई को ये नहीं समझते थे कि पाई क्या है। ठीक है, तो है नहीं, परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। इसी से परिधि बराबर हमारा 2 पाई आर फार्मूला प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। और अब हम
वृत्त की जीवा यानी कोड के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे एक हमारा ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में ये तो वृत्त का केंद्र हो गया, वो सेंटर हो गया। अगर हम वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लें, जैसे हमने ले लिया बिंदु ये C और D, वृत्त पर कहीं भी यानी वृत्त की परिधि पर हमने दो बिंदु ले लिए C और D वृत्त की परिधि पर, इनको आपस में मिला दिया तो ये CD हमारी क्या होगी, कोड कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल हो गई, ठीक है। इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल हो गई कि वृत्त पर कहीं भी, अब लो इधर आप मिला दीजिए, वृत्त पर हमने दो बिंदु ऐसे ले लिए, या इधर हमने मिला दिए, माना कि ये P और Q ये R है, तो PQ भी हमारी कोड कहलाएगी, PR भी कोड कहलाएगी। यानी वृत्त पर कहीं भी हम दो बिंदु ले लें, हो सकता है कि ये बिंदु जो ये जा रही है रेखा, जैसे A और B, ये AB रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये वृत्त का हम पढ़ चुके हैं, ये क्या कहलाता है वृत्त का, इसको हम AB को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यानी इससे एक निष्कर्ष भी निकलता है कि जैसे अगर हम कहें कि वृत्त पर हम चाहे जितनी जीवाएं खींच लें, ठीक है, इसको जीवा हो गई जो वृत्त का केंद्र है, चाहे हम जितनी जीवाएं खींच लें, ठीक है, ये सभी जीवाएं हैं वृत्त के जो दो बिंदुओं को मिला रही हैं, जैसे P Q R S, तो यहाँ डाल दो M N O M N L, कोई भी बिंदु डाल दें M N L के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी सभी क्या है, जीवा हैं, चाहे ऊपर भी खींच लो। लेकिन अगर वृत्त की सबसे बड़ी अगर जीवा है तो वृत्त का व्यास है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी, चाहे वृत्त में जितनी भी जीवाएं खींच लीजिए, यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। तो जीवा की परिभाषा यानी कोड की परिभाषा क्या हो गई कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, यानी वृत्त के दो बिंदुओं को, कहीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए तो उससे जो एक रेखाखंड बनेगा वो वृत्त की जीवा कहलाती है। और निष्कर्ष क्या निकला, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। निष्कर्ष ये निकला, एक निष्कर्ष इससे हम क्या प्राप्त करते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। वृत्त में चाहे जितनी जीवाएं खींच दीजिए, सबसे बड़ी जीवा हमने अभी समझाया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं आज वृत्त की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का भी यदि नहीं लिखा है तो इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते जाओ साथ में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली परिभाषा बताएं। और हम अब वृत्त के चाप यानी आर्क के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम चाप समझ लें, फिर चाप के बाद ये दो उसके भाग होते हैं, एक तो लघु चाप यानी माइनर आर्क और दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बिल्कुल बेस से बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं यदि आता है। जैसे हमारा ये सर्कल बना है, ठीक है, ये सर्कल बना है, ठीक है। अब यहां जो वृत्त का
जो वो केंद्र हो गया, सेंटर हो गया इसका, और इसको हमने यहाँ से ये ए और बी दो बिंदु हो गए, तो इसको हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो वृत्त का एक भाग ये ए बी, ठीक है, वृत्त का एक भाग कितना, ए से बी। अब इसमें वृत्त में जाने के लिए देखो, ए बी आपकी जीवा हो गई, ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई। अगर आप यहां से जाएंगे तो ये वृत्त का चाप कहलाएगा। तो चाप की क्या परिभाषा हो गई कि वृत्त के एक हिस्से को, हिस्से यानी भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यानी परिधि का यदि एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए, छोटा या मतलब वृत्त का एक, वृत्त की परिधि के अगर हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो एक भाग होगा वो वृत्त का चाप कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, वृत्त के एक भाग को हम चाप कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से समझ लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है, वृत्त का सेंटर हो गया। अब ये हमारी ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई, ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई। अब हम एक गेम बताते हैं, गेम खेलते हैं। कैसा गेम खेलते हैं, हम ये आपको कहते हैं, जैसे आपको कभी कभी रास्ते बना देते हैं, वो कहते हैं कि ए से बी तक जाने में सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। ठीक है, कहाँ से जाना उचित पड़ेगा। तो जैसे हम आपसे कहें कि ए से बी तक जाने में कितनी विधियों से आप ए से बी तक जा सकते हैं, राइट। तो एक तो आप यहां से ए से चले और सीधा बिल्कुल कहीं भी नहीं मुड़ना है, सीधा ऐसे ए से बी तक चले गए, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हमें पहले भी बता चुके हैं कि जीवा, यानी ये भी क्या है, ए भी एक जीवा है। और जीवा को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यदि जीवा नहीं लिखे हैं तो ए बी के ऊपर एक रेखाखंड टाइप का खींच दिया तो उसमें ए बी जीवा हो गई। अब दूसरा, हम इसमें ए से बी तक इस रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है, इधर से जा सकते हैं। माने कि यहाँ पर एक्स बिंदु मान लें, यहाँ मान लें वाई बिंदु मान लें, ठीक है। तो हो सकता है बिल्कुल स्पष्ट चित्र में दिख रहा है, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि जी ए एक्स वाई ये बड़ा है किससे, ए वाई बी से। तीसरा रास्ता ये है, ए से बी तक जाने में बाया वाई, और ये हो गया बाया एक्स, और ये हो गया डायरेक्ट ए बी। तो सबसे छोटी दूरी कौन हो गई, ए बी जीवा हो गई। फिर उसके बाद आपका ये क्या बन गया, ये हो गया लघु चाप, और ये हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ चाप और लघु चाप। यानी ए वाई बी ये हो गया आपका लघु चाप, या इसको हम कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, ए आर सी। और दूसरा है ए एक्स बी, इसको हम चाप से, हमने बताया था कि चाप को हम वक्र टाइप का से प्रदर्शित करते हैं। तो ए एक्स बी ये वाला, ये हमारा हो गया दीर्घ चाप, जो बड़ा होगा उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारा ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, और ए से बी तक ये जीवा है, ठीक है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और इसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। और अब हम देखते हैं अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल किसे कहते हैं। जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाद ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये हमारा
हमने व्यास खींच दिया ए बी, ठीक है। तो अर्धवृत्त यानी निश्चित है कि व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। आधा भाग वृत्त का ए हो गया और आधा भाग ए हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। यानी व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि हम व्यास से किसी चीज़ को मोड़ दें इसको, तो ये एक दूसरे को क्या होगा, ढक लेगा। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि व्यास के दोनों ओर के अंतः क्षेत्र को अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। अब अर्धवृत्त के भी भाग हो जाएंगे अगर हम व्यास से डिवाइड ना करें। निश्चित है व्यास तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि कोई जीवा खींचेंगे तो जीवा निश्चित है कि वृत्त का हिस्सा एक हिस्सा बड़ा होगा, एक हिस्सा छोटा होगा। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम उसके भागों पर चलेंगे। और अब हमने जैसा बताया कि अगर व्यास तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जैसा हमने पिछले अभी बता दिया है। लेकिन अगर ये वृत्त है हमारा, और अगर हम व्यास नहीं जीवा, जैसे ये भी यहां पर, ये क्या है, वृत्त की एक जीवा है। अब यहां भी वृत्त के दो हिस्से तो हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों हिस्से बराबर नहीं हैं। तो इन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, वृत्त के खंड। एक खंड ये हो गया और एक खंड वो ये हो गया, यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और ये सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी सेगमेंट एक ए हो गया, एक ए हो गया। लेकिन यदि आप इसको गौर से देखिए तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, दीर्घ बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो ये बन गया दीर्घ वृत्तखंड। और ये वाला हिस्सा क्या बन गया, छोटा हिस्सा है, तो लघु वृत्तखंड बन गया। अब देखो, जैसे हमने आपको चाप के बारे में बताया था, ये माना कि ए एक्स बी और ये वाई बी है। तो इसकी अगर वृत्तखंड की परिभाषा क्या है, वृत्तखंड कहाँ कहाँ से घिरा है, एक तो जीवा और दूसरा चाप। तो वृत्त के जीवा व चाप, इसकी डेफिनेशन वृत्तखंड की बिल्कुल उसी से निकल के आई। वृत्त की जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। आकृति को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक। आगे समझ में, यानी वृत्त की जीवा ये हो गई, और वृत्त का चाप, चाहे ये वाला चाप समझ लीजिए हो चाहे ये वाला चाप समझ लीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड या सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। अब ये दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और एक हो गया लघु वृत्तखंड हो गया, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड, चूंकि जिसका चाप, जिस तरफ चाप ज्यादा बड़ा होगा, हमने अभी बताया था लघु चाप और दीर्घ चाप, जिस तरफ चाप बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। यानी ए एक्स बी, यानी ए एक्स बी चाप और जीवा ए बी से जो घिरी हुई आकृति है, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, इतना हिस्सा, ठीक है। और ए वाई बी, ए वाला हिस्सा ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। और इसको अगर हम बिंदुओं से स्पष्ट कर दें तो ये हमारा ए वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये हमारा हिस्सा लघु वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो अब बिल्कुल समझ में आ गया वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड के बाद दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं और लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं,
ठीक है, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और आगे चलते हैं। और इसी से संबंधित, वृत्त से संबंधित अब हम आपको एक नई जानकारी जो बता रहे हैं वो है त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी सेक्टर के बारे में। जैसे एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का एक केंद्र हो गया, और मान लो कि जी ए और बी दो बिंदु यहाँ पर स्थित हैं वृत्त पर। ठीक है, अब हमने जो ओ ए क्या है, ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या हो गई। तो जो ये एरिया हो गया, ए वाला एरिया, एक तो एक एरिया ये बन गया, और दूसरा एरिया जो है जिस प्रकार से खंड में बना था, सेगमेंट में बना था एरिया, इसी प्रकार से इसमें भी दो एरिया बन गए। ठीक है, एक एरिया बन गया ये, और एरिया कहाँ से मिल करके बना है, ये बना है कि त्रिज्याओं और चाप। तो किसी वृत्त की, इसकी परिभाषा क्या हो गई, वृत्त के चाप, वृत्त के चाप तथा चाप के अंत बिंदु, चाप के जो अंत बिंदु हैं, क्या है अंत बिंदु, अंत बिंदु हैं ए और बी से घिरी हुई आकृति, से घिरी हुई आकृति। वृत्त के चाप की जगह वृत्त की त्रिज्या समझ लो, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, और वृत्त के अन्य बिंदुओं, वृत्त तथा चाप के अंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, ओ ए और ओ बी, और वृत्त की त्रिज्याओं के अलावा चाप के जो अंतिम बिंदु हो गए ए और बी, इससे जो घिरी हुई आकृति है ये हमारी त्रिज्यखंड कहलाएगी। अब इसमें स्पष्ट है, ए वाला हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और ए बन जाएगा लघु त्रिज्यखंड। जिस प्रकार से हमने वृत्तखंड में बताया था, वैसे ही इसमें त्रिज्यखंड में हो गया। ठीक है, तो जो दीर्घ चाप द्वारा और त्रिज्याओं के मध्य जो बनेगा, जो दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के मध्य जो क्षेत्रफल बनेगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, और लघु चाप और त्रिज्याओं के मध्य जो आकृति बनेगी उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसी डेफिनेशन के आधार पर हम दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, और लघु त्रिज्यखंड की डेफिनेशन भी हम तैयार कर लेंगे। यानी त्रिज्यखंड ये आपके दो प्रकार के हो गए, यानी एक तो हो गया लघु त्रिज्यखंड और एक हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो फिर से एक बार समझ लो, त्रिज्यखंड की क्या परिभाषा हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं तथा चाप के अंत बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब दीर्घ त्रिज्यखंड की क्या परिभाषा हो जाएगी, दीर्घ चाप और त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु त्रिज्यखंड की क्या परिभाषा हो जाएगी, त्रिज्याएं और लघु चाप से घिरी हुई आकृति को हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक दो चीजें और रह गई हैं वृत्त की, ठीक है, ओके। और अब हम चलते हैं वृत्त की छेदक रेखा पर, यानी सेकेंड लाइन। छेदक रेखा, वैसे तो अगर हम भी परिभाषा बताएं तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, ठीक है। अगर हिंदी के वर्ड पर जाएं, छेदक, छेदक रेखा जो वृत्त को छेदती हुई चली जाए, यानी वृत्त को आर पार छेदती हुई चलेगी, यहां से गई और यहां से निकल गई, तो ये वृत्त की छेदक रेखा है। चाहे जहां से कर दो, चाहे इधर से ऐसा कर दो, चाहे इधर से कर दो, ये सब क्या हो जाएंगी, वृत्त की
छेदक रेखाएं हो जाएंगी, यानी वृत्त को जो छेदती हुई चली जाए। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये तो आपने बुंदेलखंडी में समझ लिया, ठीक है, उसके वर्ड के अनुसार। लेकिन यदि हम इसकी डेफिनेशन की ओर जाएं तो थोड़ा सा हम गौर करते हैं। जैसे वो बिंदु हो गया, ये हमारा कहीं भी कोई दो बिंदुओं को यदि हम वृत्त को मिलाते हैं तो इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, हमने बता दिया है। क्या कहते हैं इसे हम जीवा कहते हैं, ठीक है, राइट। अब इसी जीवा के रेखाखंड को यदि हमने बी को आगे की ओर बढ़ा दिया और ए बिंदु को भी आगे की ओर बढ़ा दिया तो जी क्या बन गई, हमारी छेदक रेखा बन गई। यानी जीवा के ए और बी, जीवा रेखाखंड एक, ए भी एक रेखाखंड है जो जीवा है, जो वृत्त के दो बिंदुओं से मिलाने पर बनता है। यदि हम ए बिंदु को इस तरफ बढ़ा दें, आगे की ओर बढ़ा दें, और बी बिंदुओं को भी आगे की ओर बढ़ा दें, तो इस प्रकार से जो एक हमारी रेखा बनेगी, क्योंकि ये अनंत की ओर जा रही है, ये भी अनंत, इसीलिए इसको हम रेखा से संबोधित करेंगे। और ए बी जो एक रेखा होगी ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो बिल्कुल सरल है, यानी जीवा के दोनों तरफ, जीवा के दोनों तरफ बढ़ाने पर, दोनों सिरे बढ़ा दिए, बढ़ाने पर प्राप्त रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो इसको भी तत्काल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब हम चलेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। देखो कुछ वर्डों में बिल्कुल उसका परिभाषा छिपी रहती है, हमने बताया आपको। हिंदी वर्ड यदि आप देखें या इंग्लिश वर्ड देखें, दोनों वर्डों में उस नाम से भी काफ़ी हद तक उसकी पहचान छिपी रहती है, ठीक है। इसीलिए अधिकतर आप लोगों के जब नाम रखाए जाते हैं तो उस नाम का भी एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है, उस अर्थ की एक विशेषता होती है उस नाम की। उसी प्रकार से जब भी हम मैथमेटिक्स में भी या किसी भी डेफिनेशन में, चाहे साइंस में हो, तो जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उसका एक नाम के अनुसार एक अर्थ होता है। तो इसमें है स्पर्श रेखा या टेंजेंट। निश्चित है स्पर्श माने होता है, स्पर्श माने क्या होता है, स्पर्श की सरल हिंदी क्या होती है, छूना, ठीक है, जो वृत्त के एक निश्चित बिंदु, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर जो वृत्त को छूती हुई रेखा चली जाए, ठीक है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई ये भी, ठीक है। और ये सी, इसका जे बन गया, ये क्या हो गया, ये सी हो गया स्पर्श बिंदु। जहां वो वृत्त को छू रही है वो हो गया स्पर्श बिंदु। और ये भी क्या हो गई, ए भी हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ये वृत्त का केंद्र वो है। तो जो वृत्त के किसी बिंदु को या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को आज के इस वीडियो में सर्किल का लगभग सर्किल का जो हमने इसका नाम दिया था इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन आपको पूरा परिचय करवा दिया है। लगभग जितनी भी छोटी छोटी परिभाषाएं थी, यानी वृत्त का केंद्र, पहले तो वृत्त क्या है, फिर वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध बता दिया। वृत्त की परिधि के बाद वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, फिर इसके बाद त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके बाद आपको जीवा के अलावा
आपकी स्पर्श रेखा के साथ साथ हमने आपको छेदक रेखा, लगभग हमने सभी आपको बिंदु आज के बता दिए हैं। तो आज का पहले वीडियो में ये आपका पूरा वृत्त का इंट्रोडक्शन हो गया। इसकी सभी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ लो। ये ऐसा नहीं है, ये डेफिनेशन आपको अगली उच्च कक्षाओं में, चाहे आप जहाँ तक मैथ पढ़ेंगे, ये सभी आपको परिभाषाएं काम आएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में वृत्त की परिभाषाएं, यानी वृत्त के हम सेकंड वीडियो में आपको वृत्त की जो प्रगुण हैं और वृत्त से संबंधित जो थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और जरूर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।